हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पाई एकेडमी में। मैं युवराज सिंह आपके लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पार्ट 3। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल पाई एकेडमी को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, पार्ट 3। भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण हृदय प्रदेश कहलाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो भारत का प्राचीनतम भाग माना जाता है, हिमालय से भी पुराना यह भूखंड किसी समय उस संरचना का हिस्सा था जिसे गोंडवानालैंड कहा गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित है, जिसके कारण इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अपना मध्य प्रदेश दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन भाग माना जाता है। हिमालय से भी यह पुराना भूखंड है। दोस्तों, मध्य प्रदेश उस संरचना का हिस्सा भी रह चुका है जिसे गोंडवानालैंड कहा गया है। चलिए दोस्तों, आगे पढ़ेंगे प्राचीन काल। प्राचीन काल में दोस्तों प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। देश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों में प्रागैतिहासिक सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। आदिम प्रजातियां नदियों के किनारे और गिरी कंदरों में रहती थी। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में विभिन्न जगहों पर कई उत्खनन किए गए, कई खोज की गई, जिसमें प्रागैतिहासिक सभ्यता के कई चिन्ह मिले। उनमें से एक था जो प्रागैतिहासिक सभ्यता में आदिम प्रजातियां थी, वह नदियों के किनारे बसती थी, गिरी कंदराओं में रहती थी। दोस्तों, गिरी कंदराओं का मतलब होता है बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे विशाल प्राकृतिक रूप से कुछ गड्ढे हो जाया करते थे, तो उन गड्ढों पर जंगली जानवर रहा करते थे। दोस्तों, आदिम प्रजातियां उन्हें मार देती थी, उनका शिकार कर लेती थी, उसके बाद उन्हीं गड्ढों में खुद स्वयं रहने लगती थी। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, छनेरा, नेमावर, मोजावड़ी, महेश्वर, देहगांव, बरखेड़ा, हंडिया, कबरा, सिंघनपुर, आदमगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मंदसौर तथा सागर के अनेक स्थानों पर इनके रहने के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में आदिम जातियों की रहने के प्रमाण मिले हैं। इस काल के मानव अपनी कलात्मक अभिरुचियों की भी अभिव्यक्ति की है। होशंगाबाद के निकट की गुफाओं, भोपाल के निकट भीमबेटका की कंदराओं तथा सागर के निकट पहाड़ियों से प्राप्त शैल चित्र इसके प्रमाण है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, पाषाण एवं ताम्रकाल। सभ्यता का दूसरा चरण पाषाण एवं ताम्रकाल के रूप में विकसित हुआ था। नर्मदा की सुरम्य घाटी में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व यह सभ्यता फली फूली थी। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समकालीन थी। महेश्वर, नवदा टोली, कायथा, नागदा, बरखेड़ा, एरण आदि इसके केंद्र थे। दोस्तों, सभ्यता का जो दूसरा चरण माना जाता है उसे पाषाण एवं ताम्रकाल के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, यह जो पाषाण एवं ताम्रकाल है, यह नर्मदा नदी के सुरम्य घाटी के आसपास पाई जाती थी। दोस्तों, यह ईसा से 2000 वर्ष पूर्व की सभ्यता है। माना जाता है यह सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समकालीन थी। दोस्तों, महेश्वर, नवदा टोली का था, नागदा, बरखेड़ा, एरण आदि इसके प्रमुख केंद्र थे। इन क्षेत्रों की खुदाई से प्राप्त पुरावशेषों से इन सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। उत्खनन में मृत भांड धातु के बर्तन और औजार आदि मिले हैं। दोस्तों, जब इन क्षेत्रों की खुदाई हुई तब पाषाण एवं ताम्रकाल के जो पुरावशेष मिले उनमें से मिली मृत भांड धातु के बर्तन और औजार। दोस्तों, मृत भांड के बर्तन होते हैं मिट्टी के बर्तन या तो पत्थरों के बर्तन। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। प्राचीन जनपद के परिवर्तित नाम। प्राचीन जनपद, नया जनपद। अवंती, उज्जैन का पुराना नाम है अवंती। वत्स, ग्वालियर का पुराना नाम। चेद, खजुराहो का पुराना नाम। अनूप, निर्माण का खंडवा का पुराना नाम। दशार्ण, विदिशा का पुराना नाम। तुंडीकेर, दमोह का पुराना नाम। नलपुर, नरवर शिवपुरी का पुराना नाम। आगे पढ़ेंगे दोस्तों मध्यकालीन इतिहास।
दोस्तों जो हम इतिहास पढ़ेंगे वह सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस वंश ने राज किया, कौन सा वंश आया, किस वंश, उस वंश के राजाओं ने, कौन कौन से राजाओं ने राज किया, सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में ही पढ़ेंगे दोस्तों। पहला जो है चंदेल वंश। चंदेल वंश के महोबा में शासन किया था। दोस्तों जो चंदेल वंश थे इन्होंने कहाँ पर शासन किया था? महोबा में। इस वंश का जो संस्थापक था वह था नन्नुक। राजा धंगदेव के शासन काल में चंदेलों ने प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विस्तार किया था। दोस्तों इस वंश के जो राजा थे धंगदेव, उनके शासन काल में चंदेलों ने प्रतिहारों को हराया और उनसे स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विस्तार किया था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर पार्श्वनाथ तथा विश्वनाथ का मंदिर का जो निर्माण कराया था वो राजा धंगदेव ने करवाया था। अंतिम चंदेल शासक परमार्दी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराकर महोबा पर अपना राज्य कर लिया था। दोस्तों जो अंतिम शासक थे चंदेल वंश के परमार्दी, उनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरा दिया और जो महोबा का राज था उनका वो अपने राज्य में मिला लिया। आगे पढ़ेंगे दोस्तों गोंड राजवंश। यादव राय ने गढ़ा कटंगा में गोंड राजवंश की स्थापना की थी। गोंड राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा संग्राम शाह थे। अकबर के समकालीन गोंड राजवंश की शासिका रानी दुर्गावती थी। मुगल सेनापति आसफ खान ने दुर्गावती को पराजित किया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं बुंदेला वंश। बुंदेला वंश में पढ़ेंगे दोस्तों 14वीं शताब्दी में बुंदेला वंश का उदय हुआ था। इस वंश के रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 ईस्वी में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के शासक वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। दोस्तों इस वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे वह छत्रसाल थे। उन्होंने मुगल के साथ कई युद्ध भी किए, परंतु बाद में मुगल दरबार में 4000 का मनसब पद प्राप्त किया था। बुंदेला वंश के शासन काल में ओरछा में स्थापत्य कला युक्त भवनों एवं मंदिरों का निर्माण कराया गया। बुंदेला राजवंश हृदय शाह ने गढ़ा समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा दोस्तों, बुंदेला राजवंश के हृदय शाह ने गढ़ा समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। बुंदेला शासक मधुकर शाह का पुत्र रामचंद्र जहांगीर के समकालीन था। दोस्तों बुंदेला शासक मधुकर शाह का जो पुत्र था रामचंद्र, वह जहांगीर के समकालीन था। आगे चलेंगे दोस्तों बघेल राजवंश। बघेल वंश का शासन रीवा में था। इस वंश का राजा रामचंद्र के दरबार में संगीतज्ञ तानसेन को मुगल शासक सम्राट अकबर ने अपने दरबार में बुला लिया था। दोस्तों इस वंश के जो शासक थे रामचंद्र, उनके दरबार में संगीतज्ञ तानसेन हुआ करते थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में बुला लिया था। 1569 ईस्वी में बघेल वंश ने मुगल की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बघेल राजवंश के वीर मान सिंह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। चलिए दोस्तों आगे पढ़ेंगे सिंधिया वंश। सिंधिया वंश ग्वालियर के सिंधिया वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों वो राणोजी सिंधिया ने की थी। ग्वालियर में जो सिंधिया वंश की संस्थापना जो किसने की थी? राणोजी सिंधिया ने की थी। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब्जा करके मुगल शासक शाह आलम को मुक्त कराया था। दोस्तों महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर कब्जा किया, उसके बाद वहां पर मुगल शासक शाह आलम को मुक्त करा दिया था। सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी उज्जैन थी। सिंधिया वंश की स्थापना उज्जैन में महादजी सिंधिया ने की थी। उन्होंने ग्वालियर के तत्कालीन जाट सरदार लोकिन सिंह से ग्वालियर के किले को जीता था। महादजी सिंधिया ने मुगल शासक आलम शाह को कंपनी के आधिपत्य से मुक्त कराकर दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठा दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, महादजी सिंधिया ने मुगल शासक आलम शाह को कंपनी के आधिपत्य से मुक्त कराकर दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठा दिया था। इस वंश के शासक
दौलत राव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर हस्तांतरित की थी। दोस्तों याद रखना, उज्जैन से ग्वालियर राजधानी दौलत राव सिंधिया ने की थी। सिंधिया वंश के राजा जीवाजी राव ने वर्ष 1948 में राज्य का भारत संघ में विलय किया था तथा वे संयुक्त संघ के राज प्रमुख बनाए गए थे। सिंधिया वंश के राजा जीवाजी राव ने 1948 में राज्य को मध्य प्रदेश को भारत संघ में विलय किया था तथा वे संयुक्त सेवक संघ के राज्य प्रमुख भी बनाए गए थे। इस वंश के ग्वालियर दुर्ग को किलों का रत्न या भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर के दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर या किलों का रत्न भी कहा जाता है। 1734 ईस्वी में मालवा में स्थापित हुए 5 राज्य, उन 5 राज्यों में किस वंश ने शासन किया ये भी दोस्तों बताएंगे। इंदौर में होलकर राजवंश ने अपने शासन किया। ग्वालियर में सिंधिया राजवंश ने शासन किया। धार में आनंदराव पवार वंश ने शासन किया। देवास बड़ी पांति तुगोजी वंश और देवास छोटी पांति जीवाजी वंश ने शासन किया। दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 1857 की क्रांति, मध्य प्रदेश का योगदान। दोस्तों हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति जो कि मध्य प्रदेश में कैसे शुरू हुई। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नीमच छावनी में विद्रोह उठा। दोस्तों जब सैनिकों ने 3 जून 1857 को अंग्रेजी बंगलों में आग लगा दी। भारत जो मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वप्रथम जो विद्रोह चालू हुआ, 1857 की जो क्रांति चालू हुई थी, वो उसका कारण क्या था दोस्तों? जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने क्या किया, 3 जून 1857 को अंग्रेजी बंगलों में आग लगा दी थी, जिसके कारण यह क्रांति शुरू हो गई। दोस्तों राज्य में तात्या टोपे नाना साहब के प्रयत्नों से सैनिकों, किसानों, ग्रामीणों के मध्य क्रांति के संदेश कमल और रोटी के माध्यम से पहुंचाया गया। जब यह क्रांति शुरू हो गई तब इस क्रांति को बढ़ाने का श्रेय दोस्तों तात्या टोपे और नाना साहब को जाता है, जिन्होंने इस क्रांति को कमल और रोटी के माध्यम से सभी ग्रामीणों, सभी किसानों और सैनिकों के मध्य पहुंचाया था। ग्वालियर की मुरार छावनी से सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया और संचार व्यवस्था भंग कर दी। दोस्तों अब जब नीमच में स्टार्ट हुआ उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने ग्वालियर में भी मुरार छावनी में सैनिक विद्रोह चालू हो गया। उन्होंने क्या किया, वहाँ की जितनी भी संचार व्यवस्था थी सब संचार व्यवस्था भंग कर दी, जिसके कारण अंग्रेज सैनिक एक दूसरों से मिल नहीं पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे। शेख रमजान के नेतृत्व में सागर छावनी में विद्रोह हुआ। दोस्तों उसके बाद गढ़ा मंडला में साकिर शाह गोंड वंश ने विद्रोह कर दिया। दोस्तों साकिर शाह और शेख रमजान इन दोनों ने एक साथ ही विद्रोह चालू कर दिया था। वहीं पर 20 जून 1857 को शिवपुरी में भी विद्रोह चालू कर दिया और उसी समय महू छावनी में शहादत खां के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया। दोस्तों सभी जगह विद्रोह देखकर अंग्रेजी सेना परास्त हो गई। अंग्रेजी सेना ने हार मान ली और इनका साथ जो जितने भी विद्रोही थे इनका जो साथ दे रहे थे वो थे महाराजा होलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 के प्रमुख विद्रोही शेख रमजान, सागर, टाटिया भील, खरगोन, शंकर शाह गढ़ामंडला, राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़, नारायण सिंह रायपुर, शहादत खान महू, रानी लक्ष्मीबाई झांसी कालपी, तात्या टोपे कानपुर झांसी ग्वालियर, भीमनायक मंडलेश्वर उज्जैन, रानी अवंतीबाई रामगढ़, झलकारी बाई झांसी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी दोस्तों ये, और गिरधारी बाई रामगढ़ से लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। श्री बहादुर एवं देवी सिंह मंडला। दोस्तों जो पीछे नगर के नाम लिखे हुए हैं यह नाम दोस्तों इन्होंने यहाँ से अपना विद्रोह शुरू किया था, यहाँ से अपने विद्रोह में साथ दिया था। 1858 ईस्वी में प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले द्वारा किया गया था। दोस्तों 1858 में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में
सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया गया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले। अप्पाजी भोसले ने अरबी सैनिकों की सहायता से बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु वह पराजित हो गए। 1833 ईस्वी में रामगढ़ नरेश जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। दोस्तों 1833 के बाद 1842 ईस्वी में नरसिंहपुर के जमींदार दिलहन शाह के साथ हीरापुर के किरण शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। उसके बाद दोस्तों 1842 उसके बाद कर्नल सीबी सोबर ने राजपूत सैनिकों की मदद से नीमच छावनी के विद्रोह को दबा दिया। एक तरफ भारतीय सैनिक विद्रोह कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारे भारतीय सैनिकों का यूज करके कर्नल सीबी सोबर्स उन्हीं को दबा रहे थे। 14 जून 1857 को ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ। रानी दुर्गावती के वंशज साकिर शाह और उनके पुत्र ने गढ़ामंडला में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह शुरू कर दिया। 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ। दोस्तों लगातार कुछ सालों में लगातार हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा विद्रोह किए जा रहे थे, जिसके कारण अंग्रेजी सेना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और आखिरकार उन्हें वह भारत को छोड़ना पड़ा था। उसके बाद दोस्तों महू छावनी में 1 जुलाई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय दिल्ली के शहजादे, जब दोस्तों 1857 की क्रांति चल रही थी दोस्तों, पूरे भारत में विद्रोह ही विद्रोह था। उसी वक्त दिल्ली के जो शहजादे थे हुमायूं ने क्या किया, मंदसौर में वलायती देवाती एवं सिंधिया के कुछ सैनिकों की सहायता से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी और फिरोज शाह के नाम से, खुद ही फिरोज शाह के नाम से मंदसौर पर शासन करने लग गए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 28 जून 1858 को काली में हुरोज की सेना के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गई। दोस्तों यहाँ से अपने जो क्रांतिकारी नेता थे, क्रांतिकारी जितने भी सेनानी थे, उनके यहाँ से पतन चालू हो गया। उसके बाद तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया एवं भोपाल की बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया था। मंडला जिले की रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने 20 मार्च 1858 को अंग्रेजी सेनापति वार्डन के साथ युद्ध में पराजय देखते हुए अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई की कटार से आत्महत्या कर ली। दोस्तों मंडला जिले की रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई 20 मार्च 1858 को अंग्रेजी सेनापति वार्डन के साथ युद्ध लड़ रही थी, किंतु उन्हें जब पराजय होने का भय हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई की कटार निकाली और स्वयं आत्महत्या कर ली। अवंतीबाई रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से भी जानी जाती थी। दोस्तों अब आएंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल में झंडा सत्याग्रह। वर्ष 1922 में जबलपुर से प्रारंभ हुआ झंडा सत्याग्रह का निर्देशन सर्वश्री देवदास गांधी, राम गोपालाचार्य तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जा रहा था। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पंडित सुंदरलाल को 6 माह के लिए कारावास की सजा सुना दी थी। 1923 को नागपुर में शुरू सत्याग्रह के साथ जबलपुर में पुनः झंडा सत्याग्रह का आयोजन हुआ, जब सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद जैसी हस्तियों की जबलपुर में उपस्थिति में कंछोड़ी लाल और बंसालाल और काशी प्रसाद ने टाउन हॉल पर एक बार फिर तिरंगा लहरा दिया था। मार्च 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान एवं नाथुराम मोदी ने किया। दोस्तों सर्वप्रथम 1922 में जबलपुर में जो प्रारंभ हुआ झंडा सत्याग्रह, उसका निर्देशन देवदास गांधी, राम गोपालाचार्य तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जिसमें पंडित सुंदरलाल को
ध्वज फहराने में 6 माह के कारावास हुआ था। कुछ समय के लिए यह झंडा सत्याग्रह बंद हो गया था, लेकिन पुनः 1923 में फिर से नागपुर में शुरू हुआ झंडा सत्याग्रह, साथ में जबलपुर में भी शुरू हो गया। दोस्तों इस समय सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद यह दोनों थे और उनकी उपस्थिति में कंछोड़ी लाल और बंसालाल और काशी प्रसाद, इन तीनों ने क्या किया था, टाउन हॉल पर एक बार फिर तिरंगा लहरा दिया था। दोस्तों आगे देखेंगे नमक सत्याग्रह। जबलपुर में सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने नमक सत्याग्रह किया। जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जंगल सत्याग्रह। वर्ष 1930 में सिवनी, टूरिया, छोड़ा, डोंगरी, बैतूल के आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह शुरू किया था। वर्ष 1931 में छतरपुर क्षेत्र में चरुणा पादुका ग्राम में स्वतंत्रता सेनानी की शांतिपूर्ण बैठक बैठी हुई थी, जिसमें पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और इसमें 6 सेनानी शहीद हो गए। दोस्तों यह मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहलाता है। गोली चलाने का आदेश कर्नल फिशर ने दिया था। वर्ष 1939 में जबलपुर से गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, जिसका विनोबाजी प्रथम सत्याग्रही बने थे। वर्ष 1939 में जबलपुर में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। भोपाल आंदोलन। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिला दिया गया था। जब दोस्तों 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, उसके बाद क्या किया गया था, जितनी भी रियासत थी सभी को भारतीय संघ में मिलाया गया और वर्ष 1948 में दिल्ली के मध्य भारत के राजाओं के सम्मेलन में जीवाजी राव सिंधिया को राज प्रमुख बनाया गया था। दोस्तों आपने सिंधिया वंश में पढ़ा होगा, जीवाजी राव ने जो अपने मध्य प्रदेश को संघ में, भारतीय संघ में मिला दिया था और उसी वक्त उनको क्या किया गया था, जीवाजी राव को राज प्रमुख बना दिया गया था। वर्ष 1948 और 1949 के राजनीतिक आंदोलन के पश्चात भोपाल के नवाब को भोपाल रियासत को भारतीय संघ में मिलाने की घोषणा की थी। दोस्तों जब 1948 और 1949 के राजनीतिक आंदोलन हुए, उसके बाद भोपाल के जो नवाब थे उन्होंने क्या किया था, भोपाल रियासत को भी भारतीय संघ पे मिला दिया था। 1 जून 1949 को भोपाल राज्य भारतीय संघ में 1 जून 1949 को भोपाल राज्य को दोस्तों भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन करके भोपाल की राजधानी बना दिया गया था। दोबारा दोस्तों 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। चलिए दोस्तों यह वीडियो यहीं तक। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें।